हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट 2 यानी क्लास 10th के ज्योग्राफी का पार्ट 2। इसका नाम था संसाधन एवं विकास। तो हमने सतत पोषणीय विकास तक कर लिया था सब। अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, ये आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? जून 1922। क्या बताओगे? जून 1922 में 100 से भी अधिक देशों ने भैया बातचीत करने के लिए ब्राज़ील के शहर में रियो डी जेनेरो यानी रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर मिलने के लिए गए। और वो भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, यानी सभी देश आए थे, यानी 100 से भी अधिक देश आए थे। और क्यों बातचीत करने गए थे? तो दो मत पर वो बातचीत करने गए थे। पहले गए थे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, यानी कि भैया पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा था, और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए खाली बात करने के लिए गए थे और कुछ नहीं करा इन्होंने। जब भैया गए ये रियो डी जेनेरो में 1992 में, तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक चीज़ पारित कर दी जिसे हम कहते हैं एजेंडा 21। क्या कहते हैं? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा का मतलब होता है भैया एक कानून तरह कि भैया कहते हैं ना कि भैया जैसे कि हम जैसे दिल्ली में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हम बोलते हैं कि तुम्हारा एजेंडा क्या है। बोलते हैं ना, आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे बड़े बड़े कोई पेपर देना जाता है तो बोलते हैं तुम्हारा एजेंडा क्या है, तो बोलते हैं वही होता है कि भैया तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा मोटिव क्या है यहाँ पे आने का। भैया उन्होंने यहाँ पे एजेंडा 21 बनाया। एजेंडा 21 क्या है? सबसे पहले क्या लिखोगे? यह एक घोषणा है। क्या है? यह एक घोषणा है जिसे ब्राज़ील के शहर में कहाँ पे करा था? रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में UNCED, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने भैया इसे लागू करा। क्या लागू करा? इसने भैया एजेंडा 21 पारित कर दिया कि भैया सब देश अपना एजेंडा 21 पारित कर ले। इनने पर्यावरण संरक्षण, मैंने आपको दो बताए थे, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास। पर्यावरण संरक्षण के लिए भैया इसने क्या कर दिया? सतत पोषणीय विकास लागू कर दिया। सतत पोषणीय विकास का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हमें संसाधन का ऐसा प्रयोग करना है कि हमारा विकास चलता रहे और भविष्य में भी इसका कोई अवहेलन ना हो। इतना समझ में आ गया? अब भैया सामाजिक आर्थिक विकास पर तो बातचीत करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ करा समान हित, यानी सबको बराबर रखा। पारस्परिक आवश्यकता में सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार विश्व सहयोगों के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटना है। यानी कि भैया जितनी भी संसाधन जो ज़्यादा मात्रा में खरीद रहा है उसे सबको बैलेंस करके देना है। और भैया जो भी गरीब इससे रोगों से निपटने के लिए संसाधनों को उसकी पूर्ति करानी है। दो चीज़ कराई थी, समान हित और पारस्परिक आवश्यकता में सम्मिलित जिम्मेदारी। इनका मुख्य मोटिव क्या था? कि भैया सभी देश अपना एजेंडा 21 बना ले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और अगला टॉपिक है कि संसाधन नियोजन क्या होता है। नियोजन मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन मतलब क्या होता है? प्लानिंग। कि संसाधन को हम निकालें कैसे, उसके लिए प्लानिंग तो होनी चाहिए। संसाधन के, इसकी डेफिनेशन क्या है? संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि उसे निकाले तो उसको कैसे निकालें और फिर उसके बाद भैया इसको कैसा प्रयोग करें। तो नियोजन ये क्या है? प्लानिंग। तो संसाधन की एक प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि भारत का मैप है कि भैया हमारे गुजरात में नहीं, झारखंड में मान लिया खनिज है, तो वो हमारा संसाधन है, तो उसे निकालें कैसे? तो वो हमारे क्या है? संसाधन नियोजन कहलाता है। तो अब भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है, तो ये भी तो देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? भारत जैसे देश में संसाधन का नियोजन कैसे होता है। जैसे कि भैया आप तो जानते हैं भारत कैसा देश है कि यहाँ पे हर जगह सब चीज़ मिलती है। जैसे कि भैया झारखंड ले लिया और हमारा मध्य प्रदेश ले लिया, यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ खनिज ज़्यादा मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर, वहाँ से भैया नदियाँ थोड़ी जाती है, थोड़ा बर्फ़ है, थोड़ा पर्यटकों के लिए अच्छा है। और केरल, तमिलनाडु के लिए भैया यहाँ पे क्या कह सकते हैं? यहाँ मछली पकड़ना सही हो जाएगा। और हमारा और भी कह सकते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा मिल सकती है ना? मिल सकती है तो भैया मिल सकती है कि भारत संपूर्ण से पूरा है। लेकिन ऐसा भी है, संसाधन पूरी जगह हर जगह पूरा नहीं होता। यानी कि यहाँ कोई संसाधन मिलेगा, कोई और से देश में और कोई से संसाधन मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो आप देखते हैं कि भैया भारत जैसे देश में संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले किया जाता है कि भैया देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। क्या करते हैं? हम पहले तालिका बना लेते हैं। जैसे कि भैया मान लिया कि झारखंड में मिल रहा है हमें बहुत सारा खनिज, तो भैया वहाँ पहुँच जाएंगे सारे के सारे कि जितने भी प्रौद्योगिक वाले होंगे बंदे, चलो भाई यहाँ पे कोई चीज़ सामान लेने चलते हैं, यहाँ से हमें क्या निकालना है? खनिज निकालना है। तो भैया वहाँ पहुँच गए, हमने तालिका बना ली। उसके बाद क्या करना है?
क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना है, यानी कि भैया वो कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें उसका सर्वेक्षण करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मानचित्र बनाना है कि भैया हमें यहाँ से मिला है, चलो इतनी लाइन खींची, इतनी लाइन खींच दी, भैया यहाँ से मिल गया हमें। फिर क्या करना है, उसका गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना है। क्या करना है, उसका गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना है। उसके बाद क्या करना है भैया कि ये हमारे 2 पॉइंट हो गए ना, कि भैया पहला पॉइंट हो गया कि हम निकालेंगे, उसके बाद उसे सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद मैप बनाएंगे, फिर उसका हम मानेंगे कि भैया ये हमारा इतना प्रॉफिट हो सकता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। 3 तरीक़ों से होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, यानी कि हमें प्रौद्योगिकी को लेके आना है, अपनी कौशल विद्या को और सही से बढ़ाना और बिल्ड करना है, और इसे निकालने के लिए संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। इतना समझ में आ गया। और तीसरा है, सबसे लास्ट जो है, संसाधन विकास योजनाएं जो है ना, जिससे निकालने की प्रक्रिया है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे देना। क्या करना है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे देना कि भैया हम यहाँ से संसाधन निकाल रहे हैं, किसी को कोई से धर्म भैया बोल ना सके कि भैया आपने मेरे को बताया नहीं कि निकालने के लिए। इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण और नियोजन ना थोड़ा थोड़ा आपको एक ही जैसा लगेगा। तो संसाधन नियोजन क्या होता है, संसाधन नियोजन का विवेकहीन, यानी संसाधन का विवेकहीन उपभोग के लिए, या कह सकते अति उपयोग के लिए संसाधन का सर्वेक्षण एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि ज़्यादा संसाधन के उपयोग से बचने के लिए संसाधन का संरक्षण एक सर्वमान्य रणनीति है। तो भैया पहले से ही प्राचीन समय से ही संसाधन को बचाने के लिए भैया अनेक नेताओं का, चिंतकों का विषय बना रहा। जैसे कि भैया हमारे गांधी जी हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि भैया हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है, किसी की लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने फिर एक डायलॉग भी मारा, क्या कहा उन्होंने कि हमारे पास भैया पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटियाँ भरने के लिए कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया। गांधी जी ने कहा कि भैया हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन किसी के लालच के कारण हमारे पास कुछ नहीं है। तो भैया एक चिंतक का विषय था और अभी भी है। पता नहीं भैया कुछ लोग अमीर समझ के भैया संसाधन का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे भैया आगे भविष्य में हमारी भैया कुछ गलत हो सकता है। इसलिए कहते हैं भैया संसाधन का संरक्षण करें। समझ में आ गया। अब भैया और इसी से ही मैं आपको 3 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि भैया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके इस पेपर में ना हो, जैसे कि 10th क्लास में ना हो, तो आपके आगे जब जाओगे तो आगे आपसे पूछ सकता है। समझ में आ गया कि भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पहला पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संभाली। किसने संभाली? क्लब ऑफ रोम ने संभाली। किसने? 1968 में। समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सभी के स्तर पर। पहले हो गया कि भैया क्लब ऑफ रोम ने 1967 में संभाली। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आया 1974 में सुमेसर नाम का व्यक्ति जो भारत का ही था, उसने क्या लिख दी, मैंने आपको दिखा दी, ये थी पुस्तक। इसने बनाई थी, एक पुस्तक बनाई थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। क्या नाम था? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक बनाई थी। इसमें इसने क्या बताया गांधी जी के बारे में कि जो हमारे पास पेट भरने के लिए है, पेटी भरने के लिए नहीं, कि भैया उसने भी चिंतकों को सभी जनताओं के सामने प्रदर्शित करा। समझ में आ गया। फिर 1987 में ये पूछ सकता है भैया, 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग द्वारा रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर, यानी हम सब के स्तर पर, पृथ्वी के सभी स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया कि भैया संसाधनों का संरक्षण करें। इन्होंने क्या करा कि भैया इनका जो इन्होंने सतत पोषण विकास में थोड़ा सा कुछ काम करा, और यही हमारा क्या हो गया, क्या कहला गया, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। इतना समझ में आ गया कि भैया भारत जैसे देश में संसाधन का संरक्षण के लिए मैंने बता दिया कि भैया संसाधन का विवेकहीन के लिए संसाधन का संरक्षण एक सर्वमान्य रणनीति है। अनेक चिंतकों का विषय रहा था कि भैया अनेक नेताओं का चिंतकों का विषय रहा, जैसे गांधी जी ने कहा अभी हमारे पास पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लब ऑफ रोम ने 1968, 1974 सुमेसर ने पुस्तक लिखी भैया गांधी जी की, और 1987 में ब्रुंडटलैंड आयोग द्वारा क्या करा, इन्हें वैश्विक स्तर पर भैया संसाधन का संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया। इसने क्या करा, सतत पोषणीय विकास को और सहयोग करा कि भैया आप सतत पोषणीय विकास लागू करो, जो कि हमारा क्या कहला गया, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है भू संसाधन। मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दिया, इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, खाली कुछ पॉइंट दे दूंगा, उसको खाली ध्यान से देखना बस। देखो इसमें दिखा दिया मैंने, आपको दिख रहा होगा 43% क्या है, मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पे भैया क्या
पूरा मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ खाली कृषि होगी? ऐसा नहीं है ना कि दिल्ली क्षेत्र में भैया उद्योग है, तो क्या हो सकता है, कृषि हो सकती है मैदानी क्षेत्र पर और उद्योग भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्योंकि भैया हर जगह कृषि पॉसिबल है ना, थोड़ा बहुत पानी की भी कमी पड़ जाती है। तो वहाँ ये तो नहीं है कि भैया वहाँ की भूमि पठारी है, वहाँ भी मैदान समतल होगा, ये पानी की थोड़ी बहुत कमी पड़ जाती है। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। ये अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है 30% क्या था, ये पठारी क्षेत्र है, नहीं पर्वतीय क्षेत्र है। 30% क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ क्या है, 12 नदियाँ बहती रहती हैं और पर्वत हैं, जो कि क्लियर हो गया इतना कि भैया भारत में मैं बता रहा हूँ मैं। और 27% क्या है, पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र जानते हो कि थोड़ा सा उठा नीचा उठा नीचा उठा ऊँचा, वहाँ पे ना हमें खनिज बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं झारखंड में, मध्य प्रदेश में थोड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं, थोड़ी समतल जगह हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो वहाँ हमें जीवाश्म मिल सकता है और ईंधन अधिक मात्रा में मिल सकती है। समझ में आ गया इतना टॉपिक कि भैया 43% की मैदानी क्षेत्र है जहाँ कृषि होती है, 30% है जहाँ 12 नदियाँ हैं और पर्वतीय क्षेत्र बहते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, और 27% पठारी है, पठारी क्षेत्र है जहाँ पर भैया पठारी क्षेत्र होने के वहाँ जीवाश्म मिल सकते हैं। अब देखते हैं भू उपयोग। अगला टॉपिक क्या है हमारा, भू उपयोग, यानी भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग 5 तरीक़ों से हो सकता है, अनेक तरीके से हो सकता है, लेकिन इसी से ही कटराई यानी इसी से कट के बनती है। जैसे वन, हमारा जो वन है क्या है, भूमि से ही तो बना है, वन का निर्माण हुआ है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध यानी कि किसी के यूज़ में ना होने वाली भूमि, जैसे कि मान लिया जैसे बंजर भूमि हो सकती है ना, लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहाँ कृषि नहीं होती, क्या वो बंजर भूमि है? नहीं, यहाँ पे क्या है, औद्योगिक क्षेत्र चल रहा है, तो यहाँ भैया कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि से खाली बंजर भूमि को याद मत रखना। समझ में आ गया? अब देखते हैं प्रति के लिए, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी प्रति भूमि भी हो सकती है और कृषि के थोड़ा हो सकती है, कृषि से रिलेट कर सकती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकती। समझ में आ गया? प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। और तीसरा है हमारा प्रतिभूमि, क्या हो सकती है? अब ये था हमारा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसमें क्या क्या आता था, चारागाह आ सकता है जी भैया खिलाने विलाने के लिए, और वृक्ष फसलें आ सकती हैं, पेड़ पौधे आ सकते हैं। बंजर भूमि, जो कि बंजर भूमि किसे कहते हैं, जहाँ 5 साल से खेती नहीं की गई हो। समझ में आ गया था ना? प्रतिभूमि देख लेते हैं। प्रतिभूमि के भी 2 प्रकार होते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, प्रतिभूमि के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्तमान प्रतिभूमि, जो कि अभी की चल रही है। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब क्या होता है, जिस जगह पर 1 साल या उससे कम में खेती की गई हो। क्या कहोगे, जहाँ 1 साल या उससे कम जगह में खेती की गई हो। और उसके बाद वर्तमान प्रतिभूमि का अतिरिक्त कोई सी भी भूमि आ जाए, जैसे प्राचीन भूमि प्रतिभूमि कह सकते हैं, तो वहाँ क्या लिखोगे, जहाँ 1 से 5 साल के बीच में कृषि की गई हो। इतना क्लियर हो गया? और सबसे लास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें से अलग से उठा के पूछ लेता है पेपर में, कि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र क्या है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र आपने पालमपुर यानी क्लास 9 के इको के चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा होगा। जब भैया जब एक खेत में 1 साल में 1 से अधिक खेती की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? लोगों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र पर 1 से ज़्यादा फसलों को बोना शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र है। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भैया पालमपुर में आपने क्या पढ़ा था। क्लियर हो गया कि भैया 1 से ज़्यादा फसल बोने से? इतना समझ में आ गया आपको? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कि भैया भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हैं। हमारी भूमि निम्नीकृत कैसे हो रही है, यानी कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रही है, भरी जा रही है, लेकिन वो ख़राब होके आ रही है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिल जा रहा है, या तो कुछ हमारी अन्य प्राकृतिक चीज़ें भी तो हो सकती है भैया, उससे गलत हो रहा है। तो हमारी भूमि निम्नीकृत यानी थोड़ी बहुत ख़राब की होती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि भैया खनन के द्वारा, पहला पॉइंट क्या है, खनन, यानी हम खुदाई कर देते हैं तो हमारी भूमि क्या होती है, निम्नीकृत हो जाती है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। और दूसरा अतिचारण, यानी कि हम भैया ज़्यादा पशुओं को चारा खिलाने से हमारी भूमि निम्नीकृत हो जाती है। और तीसरा है अति सिंचाई, यदि हम खेतों के जैसे हम खेती कर रहे हैं, अगर उसमें हम सिंचाई कर दें ज़्यादा मात्रा में, पानी ज़्यादा मात्रा में दे दें, तो उससे भी भूमि निम्नीकृत हो जाती है। और चौथा है औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि भैया जब हम औद्योगिक करते हैं तो हम नदियों में छोड़ देते हैं पानी, और नदियाँ क्या आती है भैया, जब बाढ़ आती है तो सारा पानी लेके आती है तो गंदगी हो जाती है, तो उससे भी हमारी भैया
औद्योगिक प्रदूषण से भी भूमि निम्नीकृत होती है। ऐसे ही या तो जल वाला देख लो एग्जाम्पल, या तो एक और एग्जाम्पल भैया, हम जब प्रदूषण कर देते हैं तो उससे भी हमारी जब प्रदूषण से जब प्रदूषण वायु में जाकर हमारे ज़मीन पर आके यानी भूमि से मिलता है तो उससे हमारी भूमि निम्नीकृत हो जाती है। और सबसे लास्ट पॉइंट है वनोन्मूलन। क्या होता है? वनों को काटना, इससे भी हमारी भूमि निम्नीकृत होते जा रही है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं। यानी अगला टॉपिक क्या है? भूमि संरक्षण के उपाय, यानी हम भूमि के कैसे कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला क्या है? उससे वन रोपण, यानी हम उसे पेड़ पौधे लगाकर हम भूमि निम्नीकरण यानी भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पशुचरण नियंत्रण, यानी कि भैया पशु जो है चारण, यानी जो कि भैया चारा वारा खाते हैं उसको थोड़ा नियंत्रण करके काम कर सकते हैं। यानी जितनी मात्रा में ये खा सकते हैं उतनी ज़्यादा मात्रा में न दे के थोड़ी कम मात्रा में। उतना समझ में आ गया। और असल तीसरा पॉइंट है खनन नियंत्रण, यानी खुदाई में भी जितना भैया हमें जहाँ से जीवाश्म निकालना है वहीं, और ज़्यादा हमें खनिज वनिज निकालना है वहीं से खुदाई करो और कहीं से भी खुदाई मत करो। और भैया औद्योगिक जल का परिष्करण, जब भैया औद्योगिक जल जब हम नदी में फेंकते हैं तो उससे परिष्कृत कर लिया जाए, उसे साफ़ कर लिया जाए। साफ़ करने का ये सिस्टम 15वें चैप्टर में जब मैं आपको कराऊंगा ना उसमें बताऊंगा मैं आपको। अच्छा समझ में आ गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए अब भैया कुछ बच्चे वगैरह होंगे, भैया आप इतने लंबी लंबी वीडियो बना रहे हो ऊपर से, और इतनी छोटे और इतने कम कम पॉइंट करवा रहे हो क्यों? भैया मैं ना ये नहीं करना चाहता कि भैया मैं एक ही दिन में पूरा इंडिया गेट नहीं बनवाना चाहता। यानी कि आप समझ सकते हो, जैसे कि आपका घर भी बनता है तो आप पहले उस पर क्या करते हो? पहले ईंट लेके आते हो, फिर भैया क्या सीमेंट लेके आते हो, उससे तो धीरे धीरे बनता है ना। तो मैं भी आपको भैया ऐसा नहीं करना चाहता कि भैया एक ही वीडियो में पूरा दे दूं जिससे आपका दिमाग पूरा बौखला सा जाए कि भैया ये एक ही बार में इतना सारे टॉपिक कैसे याद होंगे। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके दे रहा हूँ।